हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो भाई आज जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, टीजीटी और पीजीटी दोनों के हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मींस 4 क्वेश्चंस है, 3 to 4 क्वेश्चंस जो हैं वो पीजीटी वालों के लिए हैं और बाकी क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन हैं वो टीजीटी के लिए हैं। क्योंकि कल सिर्फ पीजीटी का था तो इसलिए आज मैंने पीजीटी के क्वेश्चंस कम डाले हैं और टीजीटी के क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादा डाले हैं। लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि दोनों इन क्वेश्चंस को मतलब पीजीटी वाले भी जरूर कर लेना जो मैंने टीजीटी वाले क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि अब की बार एचटेट में जो है वो 9-10 वाला पार्ट भी आएगा, तो आपके एग्जाम में भी ये इस टाइप के क्वेश्चन अब की बार आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैंने कहा था कि हम ज्योमेट्री वाले जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कर रहे थे तो उसी के ही क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्लेन, ये प्लेन दिया हुआ है हमारे पास, इफ द प्लेन दिस एंड दिस passes थ्रू अ लाइन, तो एक लाइन से पास हो रहे हैं तो देन मेरे पास क्या है, कंडीशन बताओ। तो मीन्स एक लाइन से पास हो रहे हैं तो ये भी कह सकते हैं ये एक जो है एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, है ना, कि मेरे पास ये प्लेन जो है किसी एक लाइन से पास हो रहे हैं, तो मीन्स इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मान सकते हैं वो एक ही पॉइंट एक ही लाइन से है। और जिन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो एक ही पॉइंट से पास होते हैं वो मेरे पास क्या होते हैं, वो जो प्लेन है मीन्स हम कह सकते हैं जैसे कनकरेंट वाली कंडीशन यहाँ यूज हो सकती है। ठीक है, कि जो लाइनें एक ही पॉइंट से पास होंगी वो कनकरेंट होती हैं और उनका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है। तो वही चीज सेम यहाँ यूज कर लेते हैं कि इनसे डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। ये है x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इज इक्वल टू 0। अगला है मेरे पास सी एक्स माइनस माइनस सी एक्स, इधर आएगा ना माइनस सी एक्स, और वो है प्लस वाई माइनस ए जेड इज इक्वल टू 0। इनको भी इधर ले आते हैं, माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 3 प्लेन है, 3 प्लेन कह लो, 3 लाइन मान लो, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या होगा, ये एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो इनका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। इनसे जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा 1 माइनस सी माइनस बी माइनस सी 1 माइनस ए माइनस बी माइनस ए 1, इनका डिटर्मिनेंट होगा 0 और देन एक्सपैंड कर दो, क्योंकि बहुत बड़ा सॉल्यूशन तो है नहीं, तो एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस सी आ जाएगा और ये क्या बनेगा भाई, ये आ जाएगा माइनस सी और ये माइनस माइनस प्लस और एक माइनस जो मेरे पास फॉर्मूले का है डिटर्मिनेंट का, तो ये माइनस ए बी, फिर माइनस बी, देन यहां से सॉल्व करेंगे तो सी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो क्या आया, ये आया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 को इधर रखें तो उधर लेके जाएं बाकी सबको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 1 के इक्वल है, ये नहीं है, ये माइनस है, ये मेरे पास 1 हो गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि इनमें से मेरे पास कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं हुआ। आगे चलते हैं। तो कुछ नहीं करना था, हमने मान लिया कि एज ए ये लाइन है और ये लाइन है तो एक ही पॉइंट से पास हो रही है, एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। और देन हमने क्या कर लिया, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, एक रेखा कार्तीय अक्षों के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाती है, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू बतानी। अ लाइन मेक्स द एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरे पास जेड एक्सिस है। ठीक है, ये कोई भी एनी पॉइंट है जिस, ये लाइन है,
ये एनी लाइन है, ये कोई भी पॉइंट है P ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस के साथ क्या बना रही है, गामा एंगल, ठीक है। देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, सॉरी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो देखो मुझे इसका तो नहीं पता, अब ये लाइन एंगल बना रही है इसके साथ, तो ये डायरेक्शन एंगल्स है, ये क्या है, ये इसके डायरेक्शन एंगल्स हैं। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। क्या होंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा इस लाइन के क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। और डायरेक्शन कोसाइंस की कंडीशन होती है मेरे पास क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन मेरे पास है ना कॉस नहीं दे रखा, हमारे पास तो साइन दे दिया। तो कर सकते हैं ना हम साइन को कन्वर्ट तो कॉस में, कैसे, हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है साइन की फॉर्म में, तो मैं इस कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसकी जगह लिख दे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी जगह लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 1 1 3 हो गया, 3 हो गए, माइनस माइनस साइन कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो इसी की वैल्यू निकालनी थी, जो क्या आ गई, 2 आ गई, क्या आ गई, 2। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ अ लाइन दिस लाई इन द प्लेन। अब ये लाइन जो है इस प्लेन के ऊपर लाई करती है, तो के की वैल्यू निकालनी है। ये लाइन जब इस प्लेन के ऊपर लाई करती है, तो जिस पॉइंट से, सीधी सी बात है, ऐसा मैंने कल भी क्वेश्चन बताया था, सीधी सी बात है, ये देखो ये जो पॉइंट होते हैं, लाइन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये जो x1 y1 z1 है, ये वो पॉइंट है जिनसे लाइन पास करती है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जिनसे लाइन पास कर रही है। और ये लाइन कहाँ लाई करती है, इस प्लेन पर। तो कहीं ना कहीं ये लाइन और ये प्लेन किसी ना किसी पॉइंट पर मीट करेंगे, ठीक है। मीन्स अगर ये लाइन इन पॉइंट से पास हो रही है, तो और ये लाइन इस प्लेन पर लाई करती है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो हैं ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि प्लेन भी इनसे क्या होगा, पास होगा। क्योंकि ये लाइन इस प्लेन के ऊपर है, तो इसका मतलब ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई, जिनसे लाइन पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो, पुट कर दो, तो क्या होगा, यहां से क्या है तुम्हारे पास, x है 4, y है 2 और z है k। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 7। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7। k की वैल्यू क्या आ गई, 7, ठीक है। एक तरीका तो ये जो मैंने कल भी तुम्हें कहा था कि डायरेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, इसको किसी भी लैम्डा के इक्वल ले लो, यहां से क्या करोगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालोगे, फिर हम वही कहेंगे कि ये वो पॉइंट है जो भी एक्स वाई जेड आए जिनसे प्लेन भी पास होता है, उसको प्लेन की इक्वेशन में रख दो, देन वैल्यू। लेकिन बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो सीधी सी चीज है, हमें वहां किसी ने ये नहीं देखना सॉल्यूशन कैसे किया है, हमें वहां आंसर टिक करना है। तो क्या करना है हमें आंसर टिक करने के लिए, कि सीधा है कि जिन पॉइंट से लाइन पास होती है उन्हीं पॉइंट से प्लेन भी पास होगा, क्योंकि लाइन प्लेन के ऊपर लाई करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, और देन हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। ये दो प्लेन दे रखे हैं और हमें इन दोनों प्लेन के बीच का क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस निकालना है। ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल प्लेन हैं, ये है 2x प्लस 3y
प्लस 4z इज इक्वल टू 4 और ये है 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये देखो 2 से डिवाइड करते 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये पैरेलल प्लेन है, ये दोनों पैरेलल प्लेन है। ठीक है, कैसे प्लेन है? पैरेलल प्लेन है। और जब दो पैरेलल प्लेन के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना हो, ये है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ये है a2x प्लस b2y प्लस a1x b1y और c1z प्लेन पैरेलल प्लेन है तो एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम होंगे इज इक्वल टू d2। अगर दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो वो होता है d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर a1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट जो है y क्या है b1 उसका स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ z क्या है c1 उसका स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस। तो अब मेरे पास ये क्या है d1, ये क्या है d2। ठीक है, d1 और d2 तो वैल्यू पुट कर दो। d इज इक्वल टू 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 क्या है तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर, b1 3 का स्क्वायर और c1 4 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? ऊपर आ गया 2। ये हमेशा मॉडुलस इसलिए लेते हैं, डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव होगा। तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस, ये मैंने गलत लिख दिया ना, 6 था, सॉरी नहीं 4 ही था, 16 4 ही था 16। ठीक है, तो 2/20 और अंडर रूट 29। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस 2/√29। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड मीडियन ऑफ 6 पॉजिटिव नंबर्स इज दिस। ठीक है, ये तुम्हारे पास अर्थमेटिक मीन, ये 6 नंबर हैं, 6 नंबर हैं, इनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दे रखा है। अब ये 6 नंबर हैं, इनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे? अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे इनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो अब ये नंबर है a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c, 6 नंबर हैं टोटल। ऊपर क्या आएंगे? जो भी नंबर्स हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 6 हैं। अब ये क्या हुआ? ये 2 टाइम्स है सारे, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c। ठीक है, 2 बाहर ले लेंगे, 2a 2b 2c बाय 6। और इनका अर्थमेटिक मीन दे कितना रखा है? 7/3। ठीक है, 7/3 तो 3 दूनी 6, 2 से 2 गया तो यहाँ से a प्लस b प्लस c आ गया 7। एक ये मिल गया। आगे बात करते हैं। आगे इसने कहा इनका ज्योमेट्रिक मीन, इन 6 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन। जब 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। जब 6 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो 6th रूट आ जाएगा। ठीक है, a1 b1 c1 ऐसे कोई भी नंबर है, a1 a2 a3 a4 a5 a6 तो कितना होगा? 1/6। तो इन 6 नंबर का निकालोगे ज्योमेट्रिक मीन तो वो तुम्हारे पास कितना होगा? 2 बार a है तो a इंटू a b इंटू b c इंटू c, उनकी प्रोडक्ट रेज टू पावर 1/6। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन दे कितना रखा है? 2। तो ये तुम्हारे पास 2 बराबर है a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर रेज टू पावर 1/6। तो ये क्या आ जाएगा? a b c की पावर 1/3। तो a b c कितना आ जाएगा? दोनों साइड क्यूब लेंगे तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 8। ये आ गया ए बी सी। आगे बात करते हैं इन 6 नंबर का मीडियन। अब मीडियन कैसे निकालोगे इन 6 नंबर का? अब जब n इज 6 नंबर है, इवन है, जब n इज इवन है तो मीडियन क्या होता है? जब n इज इवन हो तो मीडियन होता है n/2th प्लस n/2 प्लस nth, जो n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाय 2, मतलब n/2 और n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो तुम्हारा मीडियन होता है। यही होता है ना, जब n ऑड होगा तो सीधा n प्लस 1/2 मीडियन हो जाएगा, लेकिन जब n ऑड हो इवन होगा तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो मीडियन होगा। तो तुम्हारे पास n/2 मतलब 6/2th
प्लस 6/2 प्लस जो 1th ऑब्जर्वेशन है उसका जो मीन है वो मीडियन होगा। तो ये कौन सी ऑब्जर्वेशन हुई? थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, ये भी बी, ये भी बी और बाय 2, तो कितना आ जाएगा? मीडियन कितना आ गया? बी। लेकिन मीडियन दे कितना रखा है? 2, तो बी की वैल्यू मिल गई मुझे 2। ठीक है, बी की वैल्यू 2 मिल गई। अब आ जाओ, अब मुझे ना क्या निकालना है वो बात करते हैं। सारी जो मुझे पता था वो निकाल लिया। अब देखते हैं मुझे और क्या चाहिए। आगे आ जाओ। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस 6 नंबर्स? क्या करना है? ये जो 6 नंबर हैं इनके स्क्वायर का सम निकालना है। ये जो 6 नंबर हैं इनके स्क्वायर का सम हमें निकालना है कि इन 6 नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा। मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे अगर ए बी सी पता चल जाए तो काम हो गया। देखो बी तो पता चल गया मुझे 2 है, तो अब यहाँ आ जाओ। अगर मैं बी को 2 पुट करूं तो ए प्लस सी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यहाँ आ जाओ, अगर मैं बी को 2 पुट करूं तो ए सी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बस तुम्हें मिल गई। अब और कुछ फाइंड आउट करने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो ए बी और सी इक्वल नहीं है। ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, मतलब सबसे बड़ा सी है। ठीक है, सबसे बड़ा सी है, फिर उससे छोटा बी है, उससे छोटा ए है, सबसे छोटा ए है। अब एक चीज देखो, दो नंबर ए और सी की प्रोडक्ट 4 है। प्रोडक्ट 4 कब हो सकती है? जब प्रोडक्ट 4 तब हो सकती है जब या तो ए और सी दोनों 2 हो, 2 दूनी 4, है ना, या तो दोनों 2 हो या फिर एक 4 और एक एक हो। तो दोनों 2 तो हो नहीं सकते क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? मैं ले लेती हूँ सी। इनको ये प्रोडक्ट 4 कब होगी? ये 4 कब होगी? जब 4 गुना 1 होगा बराबर है 4, तभी 4 हो सकते हैं, क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए। तो अब देखो, सबसे छोटा तो ए, सबसे बड़ा सी है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 4। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और यहाँ भी देख लो, अगर मैं सी को 4 और ए को 1 लेती हूँ तो 5 आ रहा है। तो इसलिए आगे बहुत बड़ा और कुछ सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? हमें दिखा इनकी प्रोडक्ट 4 आ रही है, सम 5 आ रहा है, और ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है, तो 2 दूनी 4 तो प्रोडक्ट नहीं हो सकती। एक को 4 और एक को 5 ले ले तो देखो इनका सम जो है वो 5 आ रहा है और इनकी प्रोडक्ट जो है वो 4 आ गई है। तो मेरे पास नंबर क्या होंगे? 4 और 1, और पुट कर दो ये 2। एक का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर और सी की वैल्यू 4 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 प्लस 2 दूनी 4 और ये है 4 चौक 16। तो ये कितना होगा? 20, 21, 21 दूनी 42। तो आंसर आएगा 42। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमने इसको क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो हमने सिर्फ ए बी सी कंडीशन निकाल ली और देन कंडीशन निकाल के आगे मैंने क्या किया? आगे हमने सॉल्व नहीं किया, इसके बेस पे हमने क्या कर लिया? सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आगे बात करते हैं अगला। What is the weighted mean of first 10 natural number? पहले 10 नेचुरल नंबर का मीन, वेटेड मीन निकालना है। whose weights are equal to the corresponding number, और उनका जो वेट है ना वो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर के इक्वल है। इसने कहा 10 घनात्मक घन पूर्णांकों का। ठीक है, क्या करना है? 10 घन पूर्णांकों का जिनके भार संगत संख्याओं के बराबर है भारित माध्य निकालो। ठीक है, व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का हमें वेटेड मीन निकालना है। देखो वेटेड मीन निकालते कैसे? जैसे तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी होती है ना, जैसे फ्रीक्वेंसी होती है वैसे ही मीन होता है। ठीक है, क्या? जैसे फ्रीक्वेंसी होती है वैसे ही मीन होता है। जब मुझे वेटेड मीन निकालना है, पेन चेंज कर लेती हूँ। जब मुझे वेटेड मीन निकालना है, वेटेड मीन निकालना है, तो वो क्या होता है? जैसे फ्रीक्वेंसी होती है ना, 4 की फ्रीक्वेंसी, ये वैसे ही वेट होता है। अब तुम्हें क्या है कि कैसे होगा? ये होगा पहला नंबर, फिर W1, फिर X2 इंटू W2, ऐसे ही अप टू सो ऑन XN इंटू WN डिवाइडेड बाय
W1 प्लस W2 प्लस WN, ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी होती है। यही तो करते हो ना कि ये x है और ये f है, तो तुम्हें जब मीन निकालना होता है तो x की f से मल्टीप्लाई करते हो, है ना। x की f से मल्टीप्लाई ऊपर आती है और नीचे क्या आता है, समेशन ऑफ f। तो वही यहाँ f की जगह क्या है, वेट है। अब इसने क्या कहा, 10 पहले 10 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है। अब पहले 10 नेचुरल नंबर कौन से होंगे, जो x है, x1 x2 xn, वो मुझे पता है क्या है, 1 2 3 4। तो ये तुम्हारे पास क्या है, x1, ये x2, ये x3 और ये xn है। आगे देखो, व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हुज वेट आर इक्वल टू, उनका वेट कितना है, जितना वो नंबर है। मान लो एक है तो एक का वेट कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो x1 का वेट जो है W1 वो 1 ही होगा, x2 का वेट जो W2 है वो 2 होगा, x3 का जो वेट है वो W3 वो 3 होगा, और xn का जो वेट है WN, मतलब 10 नंबर्स हैं तो W10 वो 10 ही होगा। इसने कहा व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का वेटेड मीन निकालना है, और उनका वेट जो है, वेट उनके उस नंबर के इक्वल ही है, ठीक है। चलो भाई, अब वैल्यू पुट करें, x1 है W1 भी 1 है, x2 है W2 भी 2 है, x3 है W3 भी 3 है, x10 है तो W भी कितना है, 10 है, डिवाइडेड बाय, अब वेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन 10। अब ये ऊपर क्या हुआ, ऊपर हुआ 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, प्लस अप टू फिर क्या हुआ, 10 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, ये हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 10। अब ये क्या दिखाई दे रहे हैं, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, ठीक है। फर्स्ट n ये तो 10 है, अगर मैं n नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम की बात करूं तो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम की बात करूं तो क्या होता है, वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो अब मेरा n क्या है, मेरा n है 10, n क्या है 10, तो यहां पुट करूंगी तो ये 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 बाई 6, और इनका कितना होगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 20 और 21 डिवाइडेड बाय 6, इनको उल्टा कर दें, ये 2 अपॉन 10 इंटू 10 प्लस 1 आ जाएगा, और ये देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 3 जा 3 7 जा, तो मेरे पास कितना आ गया आंसर, 7। तो भारित माध्य क्या होगा, मेरे पास उनका जो वेटेड मीन है वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। कि मुझे 10 घन पूर्णांकों का जिनके भार संगत संख्याओं के बराबर है, भारित माध्य क्या होगा, व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर whose weights are equal to corresponding number, जिनका वेट जो है वो corresponding नंबर के इक्वल हो। आगे आ जाओ, ये तो सीधा फॉर्मूला ही है। ये सारे क्वेश्चंस बेटा मैं वो करा रही हूँ जो HTET TGT में आए हुए हैं, ठीक है। पहले 4 क्वेश्चन पीजीटी के थे, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहले 4 क्वेश्चन पीजीटी के थे और फिर 5 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है वो टीजीटी में आए हुए हैं। अब ये देखो, इसको क्या लिखें, इसको मैं लिखूं, ये जो मेरे पास है ये है 2.3 का क्यूब, और ये जो है ये मेरे पास जो है ये 0.03 का क्यूब है, यही होगा ना, क्योंकि मैं 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो ये कितना होगा, दो, 2 4 और 2 6, ये हुआ 27, नहीं 0.3 का क्यूब है ये, सॉरी, ठीक है, क्योंकि इससे तो बहुत ज्यादा हो गए ये नंबर। तो ये मेरे पास है 0.3 का क्यूब, तभी तो मेरे पास ये 3 नंबर का आएगा ना, 0.3 क्यों लिखा, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो 3 3 9 27, और ये हुआ 1 2 3, हाँ
ठीक है 3। तो ये मेरे पास हो गया 0.3 का क्यूब। इसको देखो, ये तुम्हारे पास सारे ठीक लिखे हुए हैं, 2.3 का स्क्वायर। इसको लिखे 2 ए, ये है ए बी, ए बी है ये, ए बी का मतलब है ये 2.3 इंटू 0.3 है, इंटू 0.3 है, और ये है 0.3 का स्क्वायर, ये है 0.3 का स्क्वायर। तो ये क्या नजर आ रहा है, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड में ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस बी। अब a कितना है 2.3, b कितना है 0.3, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमेशा है ना ऐसे फॉर्मूला बनेगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये देख लो, ये क्यूब है तो ये भी किसी का क्यूब होगा, नीचे नंबर्स हैं, कोई ना कोई आइडेंटिटी बनेगी जिससे ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, अल्फा बीटा गामा एक्यूट एंगल है, साइन अल्फा ये दे रखा है, कॉस बीटा ये दे रखा है, टेन गामा 1 दे रखा है, तो मुझे वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की। ठीक है, अल्फा बीटा न्यून कौन है, तो ये वैल्यूज है, तो किसके बराबर होगी, तो यहां से निकाल लें। अब साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2। अब साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, 60 डिग्री पर, है ना। तो ये हो गया साइन 60 डिग्री, तो साइन से साइन कट गया, अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री। आ जाओ अगला, कॉस बीटा इज इक्वल टू √3/2। अब कॉस की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, 30 डिग्री पर, तो ये हो गया कॉस 30 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। उसके बाद है टेन गामा, अब टेन 1 कहाँ होता है 45 डिग्री पर, तो ये क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री, ये भी कैंसिल हो गया, तो गामा कितना आ गया 45 डिग्री। तो तुम्हें तीनों की वैल्यू पता चल गई, तुम्हें निकालना था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये 60 है, ये 30 है, और ये 45 है, तो ये हुआ 90 प्लस 45, तो ये आ गया 135। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। अगला आ जाओ, अब अगला देखो, मेरे पास दे रखा है 8 थीटा इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा। ठीक है, थीटा लाई करता है 0 से π/2 के बीच में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 5 थीटा। मुझे थीटा की वैल्यू पता चल जाए ना तो मैं आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकती हूँ। तो यहाँ देखो, ये 10 है और ये कॉट है, अगर ये भी 10 हो तो मैं 10 से 10 को कैंसिल कर सकती हूँ ना। तो मुझे देखो पता है कि कॉट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 10 π/2 माइनस थीटा के इक्वल। ये बात हमें पता है कि जो मेरे पास 10 है π/2 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा होता है। तो यहाँ रख दे 10 8 थीटा इज इक्वल टू 10, ये बन जाएगा π/2, थीटा क्या है यहाँ पर 2 थीटा, और इससे क्या होगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल हुआ तो ये आया 8 थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। इसको उधर ले जाओ, 10 थीटा इज इक्वल टू π/2, सॉरी 10 थीटा इज इक्वल टू, हाँ π/2, और मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/20, और मुझे निकालना था 10 5 थीटा, थीटा की वैल्यू है π/20, तो 5 4 जा, तो 10 कितना आ गया π/4, और 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। एक और तरीका है बेटा वैसे इसको निकालने का, ठीक है, जिसको पता हो कि ये इतना भी नहीं लिखना, तो एक बात याद रखना, 10 थीटा इज इक्वल टू किसी 10 अल्फा के इक्वल है, या ये मैं कहूँ 10 ए इज इक्वल टू कॉट बी के इक्वल है। तो ये तभी होता है जब एंगल ए प्लस बी का सम 90 डिग्री हो। जिसको ये बात पता है तो वो सीधा जो है इसको यहाँ से लिख सकता है कि 8 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 के इक्वल होगा, तो 10 थीटा इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी तुम्हें याद हो
याद है तो कर लो, नहीं है तो नहीं करो, ठीक है। तो डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो, ये तो सबको पता है कि 10 पाई/2 थीटा माइनस 10 पाई/2 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल, तो उसका भी यूज कर सकते हो। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं 3D के भी कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं, 3D के क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे ही मिक्स क्वेश्चंस होंगे, कुछ जो है वो टीजीटी के, कुछ पीजीटी के। और मैंने आपको कल भी कहा था कि डेली रात को 8 बजे जो है यूट्यूब पर मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास होती है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, और मास्टर क्लास होती है 9 बजे, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो जो बच्चा एचटेट की अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहता है वो उन क्लासेस को ज़रूर अटेंड करो। और कहाँ होती है टीजी, कहाँ होती है सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक, टीजीटी पीजीटी पर, ठीक है। चलो, थैंक यू।